जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर जून 2023 में किस तरह के सवाल पूछे गए थे, खास करके हिंदी साहित्य से। तो आज हम मॉर्निंग शिफ्ट के सवाल लेंगे, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इन सवालों को किस तरह बनाया जा सकता है, अगर आपने पूरी वीडियो को देख लिया तो जरूर आप बनाने की स्ट्रेटेजी सीख जाओगे और इनका फायदा आपको जरूर एग्जाम में होगा। तो बिल्कुल पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पहला ही क्वेश्चन मॉर्निंग सेक्शन पूछा था, दिल्ली दरबार दर्पण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलात के खां को सब मिलाकर कितने कीमत के वस्तुओं की तोहफे मिले। जब आप दिल्ली दरबार दर्पण पढ़ेंगे, ये भारतेंदु जी के निबंध है दिल्ली दरबार दर्पण। यहाँ के फेमस कैरेक्टर था एक किरात खां। जब दिल्ली में दरबार लगा तो उसमें बहुत सारे जो रजवाड़े थे उसको बुलाया गया था। तो जब भी आप जो खास करके निबंध का सेक्शन है, हमने लाइन बाय लाइन भी पढ़ाया है और आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 25,000। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन था, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहाँ की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया। दोस्तों, सबसे पहले सविनय अवज्ञा शुरू कब हुआ था? तो 1930 में। गांधी जी ने शुरू किया था। नमक सत्याग्रह उन्होंने चलाया था नमक कानून के विरोध में। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया तो उससे पहले ही जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया और ये बारदोली सत्याग्रह। आप पढ़िए मॉडर्न हिंदी का जो मॉडर्न सेक्शन है, आधुनिक सेक्शन है, तो उसमें इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। मैं भी जब पढ़ाता हूँ तो इतिहास को जरूर केंद्र में रखता हूँ, बैकग्राउंड के रूप में इतिहास बताता हूँ, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं इतिहास से भी सवाल पूछ ले जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नागमती वियोग खंड का पढ़ा है। अब देखिए, जो काव्य सेक्शन है यूनिट 5 में, तो नागमती वियोग खंड का यहाँ सवाल पूछ लिया है। और नागमती वियोग खंड जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत में नागमती वियोग खंड अलग से लगा हुआ है और उसी में नागमती वियोग खंड पूछा गया है। तो इसका लाइन जो है दोस्तों, इसको पढ़ने का तरीका है कि नागमती वियोग खंड में 12 महीने में 12 तरीके से विरह को दर्शाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, रकत आंसू घुखुंजी बन गई बोई होगा ही, हृदय पैठी विरह कटनंसा ये भी होगा, सहस सहस दुख एक सासा। जब आप पढ़ेंगे, नागमती विरह बहुत छोटा पद है, लगभग 18-20 पद है। तो वो पढ़ेंगे तो सीधे सीधे उठा के पूछ लिया कि कौन कौन वहां लाइन आया है, अजायसी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। तो लास्ट के जो है तीनों पंक्तियां हैं, सी डी और ई। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि क्वेश्चन पूछा है कि प्रिय प्रवास में किस प्रकार के छंद का प्रयोग किया गया प्रथम सर्ग में। देखो, इवनिंग शिफ्ट में जस्ट यहां से बार बार क्वेश्चन पूछता है। पूछा कि प्रथम छंद में एक ही प्रिय प्रवास के प्रथम सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग किया गया है, वो है द्रुत विलंबित छंद। इसको याद करिएगा। यद्यपि पूरे प्रिय प्रवास में मांद्रा कांता भी है, सालू सालू सादुल विक्रीड़ित छंद भी है, ऊपर के तीनों छंद है, लेकिन प्रथम सर्ग में जो है द्रुत विलंबित छंद का यूज किया गया है। इसको ध्यान में रखना है। सॉरी, तबीयत हमारी ठीक नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चात काव्य चिंतकों का जन्म के अनुसार पहले से बाद में क्रम बनाइए। ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, वेस्टर्न काव्य का है। जन्म के अनुसार आपको क्रम बनाना है। तो सबसे पहले देख लेना है कि जब सबसे पहले कौन आया है। मैंने जब पढ़ा रहा था वेस्टर्न का, तो सारे रचनाओं का जन्म तिथि भी बताया था। तो उन जन्म तिथि को याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर इजी है, विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 के है और कॉलरिज 1772 के है। 2 साल बाद कॉलरिज में है, तो मतलब डी के बाद सी होगा। हम देखते हैं डी के बाद जस्ट सी जो है लास्ट वाले में है, तो हमारा लास्ट ही आंसर होगा, डी के बाद सी। तो ऐसे बनाने के तरीके होते हैं, इन तरीकों पर भी हमें ध्यान में रखना है। इसी तरह से आइए रिचर्ड्स है, आइए रिचर्ड्स 1893 का है, ध्यान रख लेना। उसके बाद टी एस इलियट जो है 1888 का है। अर्नोल्ड जो है 1822 का है, 1822 का है। तो इस तरह से हम रचनाओं को याद रखना बहुत जरूरी है, तभी आपके सवाल बनेंगे। आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। फिर पूछा है, आगरा बाजार। देखो नाटक के समान मैंने कहा था कि जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन लगा हुआ है आपके सिलेबस में, तो शुरुआत की पंक्ति जरूर याद रखिए, या शुरुआत का जो उसका पंक्तियां हैं या 5-10 पेज जो भी डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में लगा हुआ है, उसको जरूर पढ़ लिया कीजिए। अब सवाल पूछा है, आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज्म से होता है? तो सहर आशुब नब्ज में से होता है। सहर आशुब नब्ज से होता है, याद रखिएगा। इसी तरह क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित पुस्तकों का प्रकाशन के अनुसार क्रम बताइए। अब देखिए सारे पुस्तक ये जो है निबंध है, हमने निबंध का डेट सहित क्रम से आपको बताया है। तो जो फिर जैसे दूसरी परंपरा की खोज है, इतिहास और आलोचना है, कविता की जमीन और जमीन की कविता, कविता के नए प्रतिमान, आलोचना, विचारधारा, ये सब बहुत फेमस निबंध है। तो ऐसे निबंधों का जो आपको लिखवाए हैं, जो निबंध है, फेमस निबंध है, उनका डेट जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि डेट जरूर पूछता ही पूछता है। तो इसीलिए डेट पर काम करना जरूरी है। तो इसमें तो पहले इतिहास और आलोचना होगा, पहले बी नंबर होगा। तो पहले में बी है, फिर जो है उसके बाद कविता के नए प्रतिमान हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। उसके बाद दूसरी परंपरा की खोज है, कविता की जमीन और कविता, और अंतिम में इतिहास, आलोचना और विचारधारा, मतलब पहला ही हमारा होगा। तो इसी सवालों में हमें ध्यान रखना है कि कुछ जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है उनको याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हत्यारे गांव के मुखिया है, गरीबों का खून चूसने वाले। उपन्यास से लिया गया है। सूद ब्याज, डेढ़ी सबाई, नजर रजनाना, घूस घास, जैसे भी हो गरीबों को लूटो, उस पर स्वराज चाहिए, जेल जाने से स्वराज ना मिलेगा, स्वराज मिलेगा धर्म और न्याय से। अब कहता है, गोदान के किस पात्र का ये स्टेटमेंट है, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है दोस्तों। और ये स्टेटमेंट आपके धनिया का है। जो धनिया है, प्रेमचंद ने धनिया कैरेक्टर ले, एक सशक्त कैरेक्टर धनिया रखा है, जो होरी की बीवी है। और ये स्टेटमेंट आया है कि जब जबरदस्ती जो वहां के सुदखोर है, वहां से कुछ होरी से लेना चाहता है ब्याज, तो उसी के खिलाफ ये बातें धनिया कहती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहता है कि फिर देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों को उसके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में सजाइए।
अब पुस्तकों को जो है प्रकाशन के अनुसार उसको समझाना, उसको करना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो सबसे देखिए टेक्निक से हम चलेंगे तो सबसे पहले कौन होगा, तो आपको पता है भारतेंदु पूर्व युग के कवि हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद, और उसकी रचना है इतिहास तिमिर नाशक। और ये सब बाद के हैं, इतिहास दुर्लभ बंधु भी भारतेंदु युग में आ जाता है। राम नरेश त्रिपाठी का पथिक इन सबसे लास्ट में होगा, तो डी पहले होगा। तो देखते हैं डी पहले किसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। लास्ट में देखते हैं पथिक बी किसमें अंत में है, तो इसमें है, तो हमारा दूसरा ही होगा। तो इस तरह से भी हम टेक्निक से बना सकते हैं। हमने पढ़ाते समय आप सबको कहा है, या जो बाद में पढ़ेंगे, कि ये भी ध्यान रखना कि कौन भारतेंदु पूर्व की रचना है। ऑटोमेटिक अगर भारतेंदु पूर्व की रचना है तो वो सबसे पहले आ जाएगा। यहाँ पर वही बातें हैं कि भारतेंदु पूर्व के कवियों का क्रम हमने बताया था, सदा सुखी रहोगे ईश्वर के लाल, यदि माँ की सेवा करोगे और शिव लक्ष्मण की पूजा करोगे। तो शिव मतलब राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का ही है इतिहास तिमिर नाशक नाशक, तो वो पहले हो जाएगा। और पथिक जो है राम नरेश त्रिपाठी का छाया बाद में पढ़ा है, उससे पहले चंद्रकांता है, आदर्श हिंदू है, दुर्लभ बंधु है। तो पहले और लास्ट से हम दिमाग लगा करके आंसर तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जहां आप टेक्निक यूज करके भी बना सकते हैं। अब क्वेश्चन कहानी का पूछा है, तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई के का संबंध किन दो कंपनियों से है, तो याद रखना मथुरा मोहन और रीता कंपनी से है। ये हमने लाइन बाय लाइन कहानी पढ़ाया था, उसमें हमने बताया भी था कि मथुरा मोहन और जो है रीता कंपनी से जुड़ा हुआ है। तीसरी कथम जो हीराबाई है उसी दोनों में वो काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कहता है देश की बात निबंध के लेखक कौन है, बहुत फेमस है। देश की बात निबंध के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा देश की बात जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध है, बहुत ही फेमस निबंध है। इसको याद कर लीजिएगा, भी आई है और एग्जाम में भी पूछता है और बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है ये राम कृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक ने विचार किया है, तो राम मनोहर लोहिया। अब देखो यहाँ पर ऐसे भी हम बना सकते हैं कि आपके सिलेबस में जो है गांधी, अंबेडकर और राम मनोहर लोहिया लगे हुए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है जब भी सिलेबस के अनुसार सवाल बनेगा, या तो वो ऑप्शन में गांधी को मारना, या लोहिया को, और या फिर अंबेडकर जी को। तो यहाँ पर ना गांधी दिया है ना लोहिया दिया है, सॉरी ना अंबेडकर दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक लोहिया हो जाएगा। तो ये सब भी हमें ध्यान में रखना है। सिलेबस को भी अगर आप ध्यान में रखते हो तब भी आपका सवाल प्रायः बन जाता है इस आंसर को देख करके, या ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आप वहां पर पकड़ सकते हो। अब देखो कि अभी ही हमने संस्मरण पूछा है, अभी कुछ दिन पहले आपको संस्मरण पढ़ाया था, तो संस्मरण जरूर याद रखना। हमने याद करवाया था कोडिंग से कौन संस्मरण है, कौन यात्रा विवरण है, कौन रेखा चित्र है। तो हर चीज को, संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को हमने कोडिंग से याद करवाया है, तो उसको याद रखना बहुत जरूरी है, याद रखना है हमें। पहले देखो संस्मरण की पुस्तक है, नंगा तलाई का गांव तो है ही, उसके बाद मुखड़ा क्यों देखे नहीं है, लौट आओ धार भी है, और याद हो कि ना हो। ये तीनों जो है पहला ऑप्शन हो जाएगा संस्मरण की पुस्तक है। तो आप एक बार संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा विवरण भी पेपर में जाने से पहले आप देख लेना, बहुत जरूरी है कि इसको देखना। 10 ईयर इसीलिए बनाते हैं कि हमें ये पता चलता है कि किस गांव किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और उस सवाल को हम बनाएंगे कैसे। नेक्स्ट है कि उपन्यास में गीत कविताओं का प्रयोग पर सत्य कथन है,
कहता है झूठा सच में पंजाबी कवियों बुल्ले शाह, नहीं गलत है, बुल्ले ये जिंदगी नामा में प्रयोग हुआ है। देखो ये पलट दिया है। अब दूसरे में कहता है जिंदगी नामा में हिंदी के कवियों सूर तुलसी का प्रयोग, ये भी गलत होगा। तो यहाँ पर क्या किया है कि नीचे वाले जैसे कि जिंदगी नामा में जो है बुल्ले शाह का प्रयोग हुआ, तो देखो लाइन बदल दिया, इसमें इसका प्रयोग हुआ है, लाइन बदल दिया है, इसलिए ये दोनों गलत हो गया। तो इन बनाते समय इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि कभी कभी जो है कि लाइन पलट के बल देता है, और बेसिक सवाल पूछा है, जो नोट्स भी आप पलटेंगे तो चाहे वो झूठा सच और जिंदगी नामा की जो बेसिक बातें हैं वही सवाल यहाँ पर पूछा है, कोई डेप्थ में सवाल नहीं जा रहा है, बेसिक चीजें यहाँ पर पूछ ले रहा है, तो उन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट है मैला आंचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविता का इस्तेमाल हुआ, बिल्कुल सही है। मानस का हंस में मोहनी रैदास का भजन गाती है, बिल्कुल सही है। तमस में सर्वे भवंतु सुखने का उपयोग किया गया, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, डी और ई। तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पहला अगर नहीं होगा तो ये और ये नहीं होगा, और दूसरा नहीं होगा तो फिर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो फिर जो है हमारा आंसर ऑटोमेटिक सी, डी, ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कहता है निम्न नाटकों को हिंदी में उसके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार फिर देखो, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार फिर से सजाने के लिए बोला है। तो ऐसे सवालों में घबराना नहीं है हमें। मैंने कहा कि फेमस फेमस रचनाओं का डेट याद रखिए, सवाल बन जाएगा। यहाँ भी एक से ही सवाल बन जाएगा। यहाँ पर जो है आगरा बाजार सबसे पहले होगा। ये हबीब तनवीर की रचना है, बहुत पहले है। बकरी तो बहुत बाद का है, महाबली माधवी भी है, 50 के दशक के सब बाद का है। और आगरा बाजार जो है हमें पहले लेना है, तो देखना है सी किस में पहले है, तीसरा में सी पहले है, आगरा बाजार होगा, फिर आषाढ़ का एक दिन होगा, मोहन राकेश का ई हो जाएगा, फिर बकरी होगा, फिर माधवी होगा, बी होगा। तो फेमस नाटकों का डेट यही बता रहा है कि आप लोग एग्जाम में जाने से पहले फेमस नाटक हो, फेमस कहानी हो, फेमस उपन्यास हो, उनका डेट याद करके जरूर जाइए। वैसे तो मैंने याद भी करवाया है, लेकिन एक बार रिवीजन करके जरूर जाना है, तभी सवाल आपसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण। संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में कौन सी बातें हैं? अगर आप भूमिका भी पढ़ के जाओगे तब भी ये संस्कृति के 4 अध्याय के सवाल आपको बनेंगे। पहला है गीता रहस्य में तिलक ने घोषणा की, गीता का उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन है, बिल्कुल सही है। कर्म कर्मन गृहस्थ को योगी, सन्यासी और भक्त के समकक्ष नहीं माना जा सकता, गलत। जो कर्मन गृहस्थ होते हैं, जो कर्म करने वाले गृहस्थ होते हैं, उसे भी योगी, सन्यासी और भक्त के समान माना जाता है। यहां नहीं दे दिया इसलिए गलत हो गया। तिलक का उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे, बिल्कुल सही है। गीता का मार्ग सन्यास का मार्ग नहीं, गलत। गीता का मार्ग कर्म का मार्ग है, यहां कर दिया सन्यास का मार्ग, इसलिए गलत है। तिलक ने बताया कि कि योग का अर्थ गीता में कर्म है, बिल्कुल सही है। तो हमारा सही हो जाएगा बी, बी सी, बी सी और ई। हमारा सही क्या हो जाएगा? सॉरी, ए सी और ई, पहला सही है ना, ए हो जाएगा, सी हो जाएगा और ई। तो ए सी और ई किस में है? पहला में है, ए सी और ई। तो हमारा यही आंसर होगा। तो इन टेक्निक को समझना सीखना भी जरूरी है दोस्तों। जब तक नहीं समझेंगे तो सवाल नहीं बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है फिर निम्नलिखित कविताओं की रचना काल प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद लगाइए। अब प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है पहले से बाद में लगाइए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है पहले असाध्य वीणा है, परिवर्तन है, कुकुरमुत्ता है, मोचीराम है
और अंधेरे में है। तो स्वाभाविक सी बात है कि पहले जो है हमारा पंथ की रचना परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन के बारे में हम लोग पढ़े भी हैं, तो देखेंगे बी किस किस में है, या तो ये होगा या तो ये होगा। फिर जो है कुकुरमुत्ता होगा, बी के बाद सी होगा। तो हमारा आंसर पहला ही हो जाएगा, बी के बाद सी एक में ही है, नीचे कहीं भी नहीं है। फिर असाध्य भी ना होगा आगे की। फिर मोचीराम अंधेरे में लास्ट में मोचीराम होगा, क्योंकि बहुत बाद की रचना है, 73-74 की रचना, आसपास की रचना है मोचीराम। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें टेक्निक को पकड़ करके बनाना है। नेक्स्ट है आकारांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय क्या है। आकारांत एक वचन के पुल्लिंग रूप का प्रत्यय क्या है, तो याद रखिएगा, एक वचन है तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन पूछा है कि मालवी का केंद्र है, मालवी मालवी भाषा का केंद्र कहाँ है, इंदौर है। लिखाया भी है नोट्स में, इस हर जगह देख लेना। मालवी का केंद्र कहाँ है, इंदौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित घटनाओं का क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक चीज ध्यान रखना, जितने भी धर्म सुधार आंदोलन हुए हैं, उन धर्म सुधार आंदोलनों को याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बिना काम नहीं बनेगा। तो जैसे आर्य समाज है, आनंद मठ है, गीतांजलि है। सबसे पहले हम देखते हैं आर्य समाज। आर्य समाज का जो स्थापना वर्ष 1870 के है, आर्य समाज हो गया 70। इसी तरह आनंद मत का जो है 1873 है। गीतांजलि 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर का है। विवेकानंद 1893। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828। देखो ये सब जो है धर्म सुधार आंदोलन से रिलेटेड है। क्योंकि हिस्ट्री से भी मैं जेआरएफ हूँ, तो हिस्ट्री का समझ रखता हूँ। और क्लास में भी हिस्ट्री को केंद्र में रखकर, अगर आप हिस्ट्री के सामान्य जानकारी नहीं रखते हैं, तो फिर हिंदी के बहुत सारे सवाल नहीं बनते हैं। तो इन सवालों को बनाने के लिए हिस्ट्री की भी जानकारी होनी जरूरी है। तो अब हम क्रम कैसे लेंगे। सबसे पहले हो जाएगा हमारा, यहाँ देखें तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828। तो देखेंगे ई किस में है, तीनों में ई है। तो दूसरा हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना, बी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा, बी के बाद जो है, नहीं ई के बाद ए होगा, सॉरी ए होगा, क्योंकि 1870 लेंगे तब 73 लेंगे ना। उसके बाद डी हो जाएगा। उसके बाद गीतांजलि, सी आंसर होगा इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। अब देखो, फिर पूछा, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन है। सिंपल सवाल पूछा गया है कि नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन है। तो शिव प्रसाद सी तो है ही, राम नारायण मिश्र और श्याम सुंदर दास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद लिख के याद कर जाइएगा कि नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन है। शिव प्रसाद सिंह है, उसके बाद राम नारायण मिश्र है, और श्याम सुंदर दास है। देखो बालकृष्ण भट्ट तो होगा नहीं, भारतेंदु मंडल के कवि है, लज्जा राम भी नहीं होगा, उसी समय आते हैं। तो ऑटोमेटिक डी नहीं होगा, ये 100% सबको पता है, डी नहीं होगा। तो डी नहीं होगा तो देखो जिस जिसमें डी है उसे काट दो। इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, तो ऑटोमेटिक हम आंसर पर पहुंच गए। इस टेक्निक से भी आप बना सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ऐसे टेक्निक भी आप एग्जाम में यूज किया कीजिए, आपसे बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पूछी गई है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सूची 1 और सूची 2। अब देखो महाप्राण, अल्प प्राण, पार्श्विक व्यंजन, लोरित व्यंजन, ये सब हमने एग्जाम में बताया था। तो इसमें पहले चलना है कि महाप्राण ध्वनि कौन है इसमें। अल्प प्राण, जो अल्प मतलब सीधी के, जैसे क हो गया, ग हो गया, ये अल्प प्राण है। जैसे ख महाप्राण है।
ख, घ, ये क्या है? दूसरा चौथा महाप्राण होता है। तो इसमें जो है देखते हैं महाप्राण। तो अगर लेंगे जैसे कि महाप्राण, महाप्राण यहाँ खोआ हो जाएगा एक का चौथा। हम देखेंगे एक का चौथा किस किस में? तीन में है एक का चौथा। अब घोष ध्वनि, जिससे घोष ध्वनि किसे कहते हैं? जिससे स्वर तंत्रियां झंकृत होता है। तो घोष ध्वनि में क्या हो जाएगा? जिसमें याद रखना, घोष होता है कि जिसमें स्वर तंत्रियां झंकृत होता है, और घोष होता है जिसमें स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होता है। जैसे ज, झ, जैसे ज, ज। तो यहाँ पर जो है घोष ध्वनि हो जाएगा ज। तो हम देखते हैं अब कि जो है एक का चौथा दो का पहला, दो का पहला यहाँ दिया है। पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा ल, और त्वरित व्यंजन हो जाएगा ये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा। तो देखो दो भी अगर आपको याद है, घोष ध्वनि दो से ही यहाँ हमारा बन गया। देखो कि मान लिया कि पार्श्विक और लोरित व्यंजन नहीं भी पता है, पहला और दूसरा पता है, तो पहला है बी में, देखो एक कहीं भी नहीं है बी में ये। तो मतलब कि हमारा तीसरा आंसर ही होगा। इस तरह से आप मिलाने वाले सवालों को आसानी से बना सकते हैं, और इसी तरह सवालों को आप बनाया कीजिए, बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। देखो तीन प्रकार की रीति होती, गौरी, वैदर्भी, है ना? तो इन रीतियों को, जैसे कि वैदर्भी रीति पूछ लिया, अब इन रीतियों को हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कहता है वैदर्भी रीति में ओज गुण प्रकाशक वर्णों की अधिकता होती है। नहीं, गलत है। ठीक है। तो वैदर्भी रीति में पूछ बोल दिया ओज गुण, नहीं, गलत है। अब दूसरा है कि दूसरा है भारत के नाट्य शास्त्र में रीति के लिए जो है प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल सही है। रीति के लिए जो है नाट्य शास्त्र पढ़ोगे तो वहां मिलेगा। कहता है बामन ने, दूसरा है बामन ने रीति के 5 प्रकार बताए। नहीं, गलत हो गया। वैदर्भी, गौरी, पंचाली, सौरसेनी, लाटकिया, नहीं, बामन ने नहीं बताया है। तो जो है ये भी हमारा गलत हो जाए। कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है। बिल्कुल सही है। यूनिट 3 पढ़ना। भोज ने जो है अवंतिका और मागधी को नई दो प्रवृत्तियों की उद्भावना की। बिल्कुल सही है हमारा। तो हमारा सही कौन कौन हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, डी हो जाएगा और ई हो जाएगा। देखते हैं बी डी ई किस में है? चौथा में है, बी डी और ई। तो इस तरह से हमें समझ के, देखो ज्यादा डेप्थ सवाल नहीं पूछ रहे हैं, जो बेसिक यूनिट 3 पढ़े हैं, बेसिक बातें पढ़े हैं, उन बेसिक बातों को भी हमें ध्यान में रखना है, सवाल आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है सूची 1 और सूची 2। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। अब कहता है भानुदत्त, पता है भानुदत्त का जो है व्यक्ति विवेक है, पढ़े हैं, लिखाया भी है हमने। तीसरा है रामचंद्र शुक्ल का जो है, सॉरी, रामचंद्र गुणचंद, शारदा तनय, नहीं, भानुदत्त का व्यक्ति विवेक नहीं होगा। शारदा तनय, शारदा तनय का है भाव प्रकाश, सी का पहला होगा। तो यहां देख रहे हैं सी में पहला सब में है। और महिम भट्ट का, अब देखो महिम भट्ट का है व्यक्ति विवेक। तो महिम भट्ट का महिमा बन गया किसका? व्यक्ति विवेक का। तो डी का दूसरा, तो डी का दूसरा, दो में है डी का दूसरा। और उसके बाद जो है एक जो है आपको, तो इसी में से कोई भी एक आंसर हो सकता है, हम लोग देखते हैं। तो और भानुदत्त का व्यक्ति विवेक नहीं ले सकते, व्यक्ति विवेक तो महिम भट्ट का है। अब है इन्हीं दोनों में देखना है। भानुदत्त का नाट्य दर्पण होगा, रामचंद्र, रामचंद्र गुणचंद्र, इस हिसाब से तो रामचंद्र गुणचंद्र का नाट्य दर्पण अगर लेंगे, नाट्य दर्पण तो एक का तीसरा,
एक का भानुदत्त का ये हो जाएगा नाट्य दर्शन, एक का तीसरा, दो का चौथा। तो तीसरा आंसर हो जाएगा। यदि यूजीसी ने चौथा आंसर दिया है लेकिन होना तीसरा चाहिए, क्योंकि महिम भट्ट का है व्यक्ति विवेक। अगर भानुदत्त का व्यक्ति विवेक नहीं है बल्कि महिम भट्ट का है, तो इसीलिए यूजीसी ने ये गलत आंसर दिया है, बाद में इनको हटा भी लिया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक आध क्वेश्चन तो यूजीसी गलत दे ही देता है, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब कहता है परीक्षा गृह उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक है। अब देखो, हमने एक चीज कहा है कि उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, कम से कम जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है उसके ऊपर को आप याद रखिए। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, प्रकरण का नाम पूछ लिया, तो मतलब अंदर नहीं गया है बल्कि ऊपर से ही पूछ लिया है कि परीक्षा गुरु के प्रकरण का क्या नाम था। तो सिंपल है नाम, प्रकरण का नाम प्रामाणिकता है। प्रकरण का नाम जो है प्रामाणिकता है, अदालत है, प्रेत भय है, सीडीई है, दूसरा है। ठीक है, देख लीजिएगा। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकरण, कम से कम प्रकरण का नाम तो याद रखिए, अंदर मत जाइए। कम से कम ऊपर मैंने कहा क्या, बेसिक भी याद रखेंगे तब भी क्वेश्चन पूछ ले बन जाएगा। जैसे यहाँ पर पूछा है परीक्षा गुरु के प्रकरण का क्या नाम है, तो प्रामाणिकता है, याद रखिएगा। या फिर जो है अदालत है, प्रीत भय है, दुर्जनता और ईश्वरीय प्रेम नहीं है, लास्ट के तीन है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, लाल पान के बेगम के स्त्री पात्र कौन है? लाल पान के बेगम के स्त्री पात्र, चंपिया तो सबको पता है, तो देखते हैं बी किसमें है। तो बी दो में है, तो लास्ट दोनों में से कोई भी हो सकता है। मखनी बुआ भी है, तो डी किसमें है, इसमें ही है। और सुनरी भी है, तो हमारा आंसर लास्ट हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, अंतिम वाला होगा। इजी है, ये सब हम पढ़े हुए हैं, लाइन बाय लाइन पढ़े हुए हैं और पढ़ाए हुए भी है। अब देखो, कहता है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 20वीं सदी में भारतीय काव्य संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी? 20वीं शताब्दी 20वीं सदी में भारतीय काव्य संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी। काव्य को केंद्र में रखकर रामनरेश त्रिपाठी, भोला शंकर व्यास, रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा। तो इसमें आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। ऊपर सबने काव्य संबंधी पुस्तक लिखी है, बस यही नहीं लिखा है रामविलास शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कम से कम 30 क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ। कहता है सरदार पूर्ण सिंह का निबंध कौन है? तो आपको पता है आचरण की सभ्यता फेमस निबंध है पूर्ण सिंह का। तो अब देखेंगे कि आचरण की सभ्यता किसमें है। तो आचरण की सभ्यता जो है एक, हाँ, तीनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो अब हमें आगे भी बढ़ के देखना पड़ेगा कि सिर्फ आचरण की सभ्यता से काम नहीं बन रहा है। तो ऊपर देखेंगे जो पूर्ण सिंह का नैनों की गंगा भी है, पवित्रता भी है, पवित्र सच्ची वीरता, पवित्रता। तो अब देखते हैं बी किस किस में है। तो देखो, अब यहां से भी सवाल बन जाएगा, सी के साथ बी ये भी है, इसमें है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। पवित्रता भी है, सच्ची वीरता भी है, आचरण की सभ्यता भी है। तो ये सवाल आपसे आसानी से बनेंगे। अब कहता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कौन है? मतलब कि रामचंद्र शुक्ल के बुक से यह सवाल पूछा है। रामचंद्र शुक्ल के बुक अभी ही हमने आपको पढ़ाया है, जो मॉर्निंग शिफ्ट है। उस शुक्ल के अनुसार जो है, शुक्ल किस किस को जो है रीति ग्रंथकार मान रहे हैं। तो अब याद रखिएगा, शुक्ल किस किस को देखते हैं, किस किस को मानते हैं रीति ग्रंथकार। कुलपति मिश्र तो है ही, कुलपति मिश्र को भी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जो है रीति ग्रंथकार किस किस को मानते हैं, तो एक नाम तो पक्का होगा कुलपति मिश्र, और दूसरा नाम क्या हो जाएगा, बेनी बंदीजन को भी लिया है, बक्स हंसराज गुमान और ग्वाल कवि को लिया है। तो हमारा आंसर ए बी और ई हो जाएगा, ए बी और ई हो जाएगा
कि कुलपति मिश्र बंदीजन और ग्वाल कवि को रीति ग्रंथकार कवि माने हैं। तो इन सारे छोटी छोटी पॉइंट्स है जिसे हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नति का मूल किसे माना है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऊपर से ही क्वेश्चन इजी पूछ लिया, सब उन्नति का मूल किसको माना है? दिमाग लगाइए, ऊपर में ही पेज पढ़ोगे तो वही मिल जाएगा। सब उन्नति का मूल जो है, इन्होंने धर्म को माना है। सब उन्नति कहते हैं भारतेंदु, भारतवर्ष की उन्नति कैसी है उस निबंध में, वो सब उन्नति का मूल किसे माना है? तो रिलीजन को माना है, धर्म को माना है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में जो है, अभी जो सवाल बच गए, हमने 30 क्वेश्चन लिया है, इन 30 को देख लीजिएगा, 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 30 और बताएंगे आपको, और 3 वीडियो में आपका पूरा 2023 के क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप चाहते हो कि संपूर्ण साहित्य को टिप्स पे करना, चुटकियों में पढ़ना, पूरे भारत का ये पहला कोचिंग सेंटर है जो 8 से 10 बिल्कुल फ्री क्लास देता है। आप क्लास लेकर देखो, आप में जरूर परिवर्तन होगा। धन्यवाद। जय हिंद।